नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से 25 जो जीके जिसके प्रश्न हैं वही मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आपको इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए होंगे वो लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत में फसल की ऋतुएं कौन कौन सी हैं। तो भारत में फसल की ऋतु की बात करेंगे तो 3 प्रकार की फसल है, मौसम के आधार पर बांटा गया है। एक है खरीफ है, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। खरीफ फसल की बात करते हैं तो खरीफ फसल का जो मौसम है बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ समाप्त हो जाता है, और यह आमतौर पर जून से सितंबर के बीच रहता है। उदाहरण की बात करेंगे तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट जो है आपका इस मौसम की फसल की प्रमुख उदाहरण है। दूसरा बात करते हैं रबी की फसल। ये फसल की बात करते हैं तो यह मौसम सर्दियों की शुरुआत के साथ शुरू होता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो गेहूं, चना, रेपसीड, मस्टर्ड और जौ इस प्रकार के मौसम के उदाहरण है। तीसरा आपका है जायद की फसल। जायद की फसल की बात करेंगे तो ये आपका लघु अवधि के फसल का मौसम है। यह रबी फसल की कटाई के बाद शुरू हो जाता है। इसके उदाहरण में तरबूज, खीरा, फल, सब्जियां, चारे की फसल की आदि की खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको विभिन्न एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ है जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। इस पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है कामयाबी एक्सप्रेस सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर इनका आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र 608 रुपये में ये मिलने वाला है। कूपन कोड की बात करें तो APG अगर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ऑफ भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक पास परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है, आपको लगभग 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP, जिसमें आप SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस या स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो सारे एग्ज़ाम आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। तो आप लोग से निवेदन है एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और कूपन कोड APG यूज कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। वो 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे वो तो मुझे अभी मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन आपसे ये 4 ऑप्शन पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका वही सही होगा। ठीक है, तो वो जो होगा वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपको बता दें गोदावरी नदी के बारे में तो गोदावरी बेसिन प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और भारत में गंगा प्रणाली के बाद आपका इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। 3,12,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल निकासी करती है। आधा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे साझा किया जाता है। लंबाई की बात करेंगे तो गोदावरी 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और अक्सर इसे बड़े आकार और विस्तार के कारण वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में प्रवर हो गया। इसके अलावा पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेणगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और शबरी है। ठीक है, जिसमें से तो प्राणहिता आपके ऑप्शन में था, इंद्रावती एक ऑप्शन में था और आपके ये मंजरा ऑप्शन में था। एक ऑप्शन जो दिया गया था वही आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि बेगम नूरजहां का पहले का नाम क्या था। ठीक है, तो बेगम नूरजहां की बात करते हैं तो इसका पहले का नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, तो नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, ये आपका इसका जो विवाह है जहांगीर के साथ हुआ। जहांगीर का असली नाम की बात करेंगे तो मिर्जा नूर-उद-दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था और 1611 में नूरजहां के साथ उसका विवाह हुआ था। अगला है हु टॉप द मेडल टेरी
एट द 37 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा फ्रॉम October 26 टू 9 नवंबर 2023। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका महाराष्ट्र था। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक में गोवा में आपका राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें से महाराष्ट्र आपका टॉप पर आया था टोटल 228 पदक के साथ, जिसमें से 80 पदक स्वर्ण था, 69 पदक रजत था और 79 पदक कांस्य था। ठीक है, और महाराष्ट्र को राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी उसी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक अपने नाम करता है राष्ट्रीय खेलों में। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो इसका स्थान दूसरा रहा था 126 पदक के साथ 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य। और तीसरा स्थान पे था आपका हरियाणा 192 पदक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेडल टेली भी देख सकते हैं। तीसरा पे हरियाणा, दूसरा पे सर्विसेज, पहला पे महाराष्ट्र, चौथा पे मध्य प्रदेश और पांचवा पर आपका केरल था। ठीक है, अगला है T.H. विनायकराम एक प्रसिद्ध संगीतकार जो हैं किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका घट्टम होगा। T.H. विनायकराम की बात करेंगे तो इनका पूरा जो नाम था थेट्टाकुडी हरिहर विनायकराम है, जिन्हें बिक्कू विनायक कायम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय तालवादक है। ठीक है, तो घट्टम के देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। घट्टम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसको याद रखिएगा। अगला है कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आयोडीन विलयन होगा। स्टार्च के लिए रासायनिक परीक्षण में आयोडीन विलयन को मिश्रित किया जाता है। उसका रंग नीले और काले रंग में परिवर्तित होता है, जिससे स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात होती है। आयोडीन जो कि परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला द्रव है, जिसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के द्वारा स्टार्च की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्टार्च पौधे की हरी पत्तियों में होता है। पौधे में आरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मकई, गेहूं, चावल, आलू आदि जैसे खाद्य पदार्थ में स्टार्च होता है। मनुष्यों में स्टार्च शर्करा के अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो यह हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए? तो इंदिरा गांधी जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो इसे आयरन लेडी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की ये बेटी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है आर्टिकल 51A अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट टू सोवरेनिटी, यूनिटी एंड डैश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था इंटीग्रिटी। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। अगला है कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर संजय खान होगा। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ संजय खान की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की अनुभवों और घटनाओं को साझा किया है। अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट होगा। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में सूची ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये एक 50 ओवर का टूर्नामेंट है। सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। 3 राष्ट्रीय स्तर की टीमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी है। पहला संस्करण 73-74 में खेला गया था। ट्रॉफी का नाम प्रोफेसर DV देवधर के नाम पर रखा गया है। इन्हें भारतीय क्रिकेट की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। क्रिकेट से जुड़ी अन्य ट्रॉफियों की बात करते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजयदन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी आदि है। अगला है वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या डैश के साथ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। आयोग ने हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। इसका गठन भारत के केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द टनल्स डेट कनेक्ट प्लांट सेल आर कोल्ड। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं तो पौधे की कोशिका दीवार के माध्यम से एक चैनल और जो अणुओं और पदार्थों की कोशिका के अंदर बाहर जाने की अनुमति देता है। यह कोशिकाओं के बीच संबंध और संचार की भी अनुमति देता है। इससे एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक सुरंग के रूप में भी सोचा जा सकता है। अगला है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर 7 था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। भारत में भारतीय समाज को
7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 1 दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6ठा निरीक्षक और 7वां सभासद। ठीक है। मेघा श्रेणी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न उससे भिन्न पेशा को अपना सकता था। मेघा श्रेणी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इस बात को भी याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था, राजदूत था। अगला है बुलंद दरवाजा किसका हिस्सा है, तो राइट आंसर फतेहपुर सीकरी होगा। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1575 में कराया गया था, गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो दरवाजा है लाल और बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद काले संगमरमर की नक्काशी की हुई है। ठीक है। अगला है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर दादर और नागर हवेली और दमन दीव होगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा दादर, नागर हवेली और दमन दीव में है। यह केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला है द लैम्प ऑफ ओल्ड पुस्तक किसने लिखा है, तो राइट आंसर अरविंदो घोष होगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड को श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। 1893 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ है। वो भारत के एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से राजनीति की आलोचना की है। बाकी और कुछ बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को पेश किया था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है। अगला है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी होगा। राजा और राधा रेड्डी नृत्य युगल हैं, गुरु हैं, कोरियोग्राफर हैं। कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य के रूप के प्रतिपादक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला है गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका पंजाब होगा। गिद्दा की बात करेंगे तो ये महिला लोक नृत्य है, भांगड़ा की बात करेंगे तो ये पुरुष लोक नृत्य है। महिलाओं के द्वारा एक घेरे में ताली बजाते हुए पारंपरिक गीत गाते हुए ये किया जाता है। और यहाँ की बात करेंगे भांगड़ा का, जो ढोल के थाप के साथ किया जाता है और इसकी विशेषता ऊर्जावान चाल और छलांग है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है द 56 एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी वाज हेल्ड इन सियन साउथ कोरिया। ठीक है, इस इचियोन साउथ कोरिया में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो राइट आंसर आपका निर्मला सीतारमण होगा। भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लिया था। 2 से 5 मई 2023 के बीच इंचियोन दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला है द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो राइट आंसर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल करियर सर्विस NCP पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा पोर्टल 20 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन जिसे हम लोग हिंदी में सुपोषण कहते हैं, पोषक लवणों द्वारा जल का संवर्धन है जो पारिस्थितिक तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे शैवाल और जलीय पौधे का उत्पादन बढ़ जाना, मछली प्रजातियों की कमी, जल की गुणवत्ता में सामान्य गिरावट, अन्य प्रभाव जो उपयोग को कम करते हुए रोकते हैं। अगला है आवर्त सारणी की समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आपका हेलोजन होगा। आवर्त सारणी में हेलोजन समूह 17 के 6 तत्वों का एक समूह है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, इसके अलावा टेनेस्टीने और ये सब चीज़ें हैं हेलोजन धातु हैं। हेलोजन बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और फ्लोरीन से स्टार्टिन तक प्रतिक्रियाशील घटती जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये आपका 24 क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन और था, कौन सा बैंक जो है रिलेटेड था RBI से, इस प्रकार मतलब एक क्वेश्चन आपका माइक्रो फाइनेंस से आया था। ठीक है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि माइक्रो फाइनेंस से क्या आपसे संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। बाकी 24 क्वेश्चन हमने आपके साथ हूबहू जो आपके एग्जाम में आया उसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्स्ट बुक के ये टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं मात्र 608 रुपये में कूपन कोड APG के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।